हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इंडिया का रॉकेट फोर्स के बारे में। ये रॉकेट फोर्स कितना ज़्यादा शक्तिशाली होने वाला है और ये रॉकेट फोर्स किस तरह का बनने वाला है और इस रॉकेट फोर्स बनने के बाद इंडियन मिलिट्री किस तरह का एक बूस्ट मिल सकता है इंडियन मिलिट्री को, उसी के ऊपर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे पाकिस्तान के द्वारा क्लेम किया जाता है इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ एक वार स्ट्रैटेजिक डॉक्ट्राइन को स्टार्ट किया है जिसका नाम है कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन। और इस कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन को कितना ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है ये रॉकेट फोर्स बनने के बाद, इसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले कहना चाहता हूँ गाइस, इस वीडियो को स्किप ना करके प्लीज़ पूरा देखना, ये मेरा रिक्वेस्ट है। अगर गाइस इस तरह का वीडियो आपको पसंद है तो गाइस प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। एक मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडियन मिलिट्री चीफ सर बिपिन रावत ने यह कंफर्म किया है इंडिया बहुत जल्द मिलिट्री का और एक नया ब्रांच लाने जा रहा है जो होगा इंडियन रॉकेट फोर्स। जैसे कि अब तक आप सुना होगा इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, कुछ वक्त बाद आप ये भी सुनने लगोगे इंडियन रॉकेट फोर्स। ये रॉकेट फोर्स बेसिकली इंडियन कन्वेंशनल वेपन्स को कंट्रोल एंड कमांड करेगा। इसके अलावा गाइस आपको पता है इंडिया के पास एक स्ट्रेटेजिक कमांड एंड कंट्रोल है जो स्पेशली न्यूक्लियर वेपन्स और ICBM को कंट्रोल और कमांड करता है। गाइस जिस देश के पास भी न्यूक्लियर हथियार इस वक्त मौजूद है उस देश के पास भी एक स्ट्रेटेजिक कमांड और कंट्रोल होता है, मगर कुछ देश अलग से ही रॉकेट फोर्स को अपना लेता है उस देश के स्ट्रेटेजिक वार की जरूरत के मुताबिक। जैसे कि इस रॉकेट फोर्स में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली लिस्ट में नाम आता है रशिया और चाइना का। इस रॉकेट फोर्स का सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली स्टेज में इंट्रोड्यूस कराया था सोवियत यूनियन ने 1959 में, फिर उसके बाद चाइना ने इस रॉकेट फोर्स का शुरुआत की 1966 में और फाइनली चाइना 1984 में इस रॉकेट फोर्स को दुनिया के सामने अनवील किया। खुशी की ये बात है इंडिया भी इस तरह का और एक नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने जा रहा है जो इंडियन मिलिट्री को आने वाले वक्त में काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज देने वाला है। तो गाइस यहाँ पे सबसे बड़ी बात, ये रॉकेट फोर्स किस तरह का बनने वाला है और इस रॉकेट फोर्स क्या होगा और इस रॉकेट फोर्स बनने से इंडिया का क्या बेनिफिट होगा और यहाँ पे आर्मी और एयरफोर्स का सबसे एडवांटेज किस तरह का होगा और सबसे बड़ी बात इस रॉकेट फोर्स में कौन कौन सी हथियार मौजूद होगा, इसके बारे में चलिए अब डिटेल में जान लेते हैं। गाइस ये रॉकेट फोर्स बेसिकली इंडिया का जितने भी सारा कन्वेंशनली वारहेड और वेपन्स है उस टाइप का वेपन को कमांड और कंट्रोल करेगा। जैसे कि 90 किलोमीटर से लेकर 1500 किलोमीटर तक हर तरह का मिसाइल्स रॉकेट को ये रॉकेट फोर्स अब प्राइमरीली कंट्रोल एंड कमांड करेगा। हो सकता है इंडियन आर्टिलरी रेजिमेंट को भी ये रॉकेट फोर्स कंट्रोल कर सकता है। इसका कारण बेसिकली हर एक देश प्राइमरीली जब रॉकेट फोर्स को बनाता है सबसे पहले आर्टिलरी रेजिमेंट को रॉकेट फोर्स के अंदर शामिल किया जाता है। मगर यहाँ पर देखते हैं इंडियन आर्मी और इंडियन मिलिट्री क्या डिसीजन लेता है इस रॉकेट फोर्स के ऊपर। तो गाइस यहाँ पे बेसिकली रॉकेट फोर्स होगा इंडियन सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी वाला एक स्ट्रेटेजिक मूवमेंट, एक अलग सा कमांड कंट्रोल सेंटर और एक अलग सा ब्रांच जो इंडियन आर्मी को 50% रिलीफ और 50% एडवांटेज देने वाला है। इसका कारण गाइस एक वार के दौरान इंडियन आर्मी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है, जैसे कि टैंक रेजिमेंट, आर्मोरेड रेजिमेंट, आर्टिलरी रेजिमेंट और भी रॉकेट रेजिमेंट। तो गाइस यहाँ पे इंडिया का आर्टिलरी रेजिमेंट के अंदर आर्टिलरी और रॉकेट रेजिमेंट एक साथ आता है। तो यहाँ पे इंडिया का जो आर्टिलरी रेजिमेंट है दुनिया का काफ़ी बड़ा रेजिमेंट में से एक रेजिमेंट है जिसको संभालने और कंट्रोल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री पर्सनल और काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में पड़ सकता है एक वार के दौरान। और ये बिल्कुल एक अलग सा कमांड के अंदर अगर चला जाता है तो यहाँ पे इंडियन आर्मी बिल्कुल इजीली एनिमी के ऊपर इजी तरह का फोकस कर पाएगा कोई भी परेशानी के बिना। दूसरा सबसे बड़ी बात गाइस, फुल स्केल वार में अगर बैटल ग्राउंड के अंदर आपके पास एनिमी के एरिया और एनिमी के टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद हो और वो एनिमी के टारगेट अगर बॉर्डर से 300 से 400 किलोमीटर दूर हो, डेफिनेटली उस एरिया को तबाह करने के लिए या तो एयर स्ट्राइक करना होगा या तो मिसाइल स्ट्राइक करना होगा। और ये दोनों स्ट्राइक तभी कंप्लीट होगा जब 5 से 6 जगह से आपके पास परमिशन मौजूद होगा और ये परमिशन मिलने तक हो सकता है आपके एनिमी एरिया को चेंज करके दूसरी एरिया में जाकर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ चुका होगा और आपका ये स्ट्राइक बिल्कुल बर्बाद हो गया होगा। जैसे कि अगर एयरफोर्स की अगर बात की जाए तो वर्तमान समय पे एनिमी के पास काफ़ी शक्तिशाली और लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जहां पे ये श्योरली 100% नहीं कहा जा सकता है एनिमी के ऊपर एयर स्ट्राइक कम्प्लीटली सक्सेसफुल होगा। जैसे कि सीरिया में आप देख सकते हो
कैसे सीरियन एयर डिफेंस सिस्टम सीरियन एनिमी की एयर स्ट्राइक को रोक रहा है वर्तमान समय पे। और इस समय पे पाकिस्तान और चाइना के पास सीरिया के मुकाबले में काफ़ी शक्तिशाली और लेटेस्ट एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा दिक्कत हो सकता है। कई बार ये देखा गया है एनिमी के एरिया के ऊपर एयर स्ट्राइक करने के दौरान कई सारा देश के एयरफोर्स का कई सारा शक्तिशाली फाइटर जेट तबाह हो चुका है इन एयर डिफेंस के दौरान। गाइस यहाँ पे अगर मिसाइल स्ट्राइक की बात की जाए तो इंडियन रॉकेट फोर्स बनने के बाद इंडियन रॉकेट फोर्स के पास कम्प्लीटली ये परमिशन मौजूद होगा और इंडियन आर्मी अगर इस तरह का सिचुएशन में पड़ता है तो डेफिनेटली इंडियन आर्मी डायरेक्ट इंडियन रॉकेट फोर्स कमांडर इन चीफ को कांटेक्ट कर सकेगा। इंडियन रॉकेट फोर्स का कमांडर इन चीफ उस समय पे वॉर रूम में मौजूद होगा जहां पे इंडियन मिलिट्री जनरल और प्रेसिडेंट और पीएम मौजूद होगा। और यहाँ पे डेफिनेटली इंडियन एनिमी की एरिया के ऊपर और इंडियन एनिमी की टारगेट को तबाह करने में कुछ ही सेकेंड ही लगेगा। और यहाँ पे एक बड़ा एडवांटेज होगा इंडियन आर्मी और एयरफोर्स को। और अगर यहाँ पे कहा जाए तो इंडियन आर्मी का एडवांटेज गाइस यहाँ वर्तमान समय पे इंडिया के पास आर्टिलरी रेजिमेंट में से एक रेजिमेंट इंडिया के पास मौजूद है जिसको ऑपरेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है और ऑन ग्राउंड बैटल में इतना बड़ा रेजिमेंट को हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग काम होता है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये रॉकेट फोर्स गठन होने के बाद डेफिनेटली ये आर्टिलरी रेजिमेंट जहाँ पे आर्टिलरी और रॉकेट आर्टिलरी दोनों रॉकेट फोर्स के अंदर चला जाएगा और इंडियन आर्मी सीधी तरह का वॉर में फोकस और एनिमी के ऊपर फोकस कर पाएगा। दूसरी तरफ एयरफोर्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी एयरफोर्स ग्राउंड टारगेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा 50% रिलीफ होगा जहाँ पे एयरफोर्स डायरेक्ट फोकस कर पाएगा इंडियन एनिमी की फाइटर जेट को गिराने में। तो गाइस देख सकते हो कैसे इंडियन रॉकेट फोर्स किस तरह से इंडियन मिलिट्री को मदद कर सकता है। मगर यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा इंडियन ये रॉकेट फोर्स बनने के बाद जैसे कि वर्तमान समय पे इंडियन डिफेंस बजट 3 हिस्सों में एक्सपेंड होता है, जैसे कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में। इंडियन रॉकेट फोर्स गठन होने के बाद फ्यूचर में इंडियन डिफेंस बजट 4 हिस्सों में एक्सपेंड होगा। अगर इंडियन डिफेंस बजट 3% इंडियन रॉकेट फोर्स के ऊपर एक्सपेंड किया जाता है तो इंडिया हर साल $2.5 बिलियन इंडियन रॉकेट फोर्स के ऊपर एक्सपेंड करने वाला है। जहां पे अगर आपको बताऊं इंडियन प्रलय मिसाइल कितना शक्तिशाली है ये अब आगे में जानोगे। तो इस प्रलय मिसाइल का अगर टोटल डेवलपिंग कॉस्ट है $450 मिलियन, तो यहाँ पे इंडिया हर साल इस प्रलय मिसाइल जैसा प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकता है। वर्तमान समय पे पृथ्वी मिसाइल का पर यूनिट कॉस्ट है 4.5 से 5 करोड़ रुपया, प्रलय मिसाइल का पर यूनिट कॉस्ट है 6 करोड़ रुपया और प्रहार मिसाइल 5 करोड़ रुपया और पिनाका रॉकेट का अगर पर यूनिट कॉस्ट अगर देखा जाए तो $50 से $1 लाख। तो गाइस यहाँ पे इंडियन रॉकेट फोर्स बनने के बाद इंडियन रॉकेट फोर्स हर साल 5 से 10 हज़ार रॉकेट को प्रोड्यूस करने में सक्षम होगा और उसके साथ 2000 मिसाइल पर ईयर इंडिया प्रोड्यूस करने में सक्षम होगा। इसका मतलब आने वाले 10 सालों में इंडिया 1 लाख रॉकेट और 20,000 मिसाइल की मालिक होगा। तो गाइस आप सोच सकते हो कितना शक्तिशाली होगा इंडियन रॉकेट फोर्स। गाइस इसके बाद अब हम देखेंगे इस रॉकेट फोर्स में कौन कौन सी शक्तिशाली हथियार शामिल होने जा रहा है, जिसकी शामिल होने से इंडियन रॉकेट फोर्स में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा और इंडियन रॉकेट फोर्स को इतना ज़्यादा शक्तिशाली बना रहा है और जिसकी वजह से इंडियन एनिमी की मन में डर पैदा कर रहा है। ये बात आप देखेंगे कौन कौन सी ऐसी हथियार इंडियन रॉकेट फोर्स में शामिल हो रहा है। इस रॉकेट फोर्स में प्राइमरीली सबसे पहले नाम आता है मल्टी बैरल रॉकेट प्रोजेक्टर में से इंडिया का खुद का बनाया हुआ पिनाका रॉकेट। ये रॉकेट इंडिया का एक तरह का गौरव भी कह सकते हो क्योंकि इस रॉकेट की वजह से कारगिल वार में इंडिया को काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिला था। ये रॉकेट अब तक कई वेरिएंट में बनाया जा चुका है और इस रॉकेट का वेरिएंट के अनुसार इसका रेंज भी है और ये रॉकेट 122 से लेकर 140 mm का कैलिबर है और इस रॉकेट में पेलोड की कैपेसिटी अगर कहा जाए तो 100 से 250 kg और इस रॉकेट में कई सारा वॉरहेड कैरी करने की कैपेबिलिटीज़ है जैसे कि कन्वेंशनल क्लस्टर म्यूनिशन, एंटी टैंक और माइन लेइंग जैसा वेपन्स को भी कैरी कर सकता है ये। और इसका मैक्सिमम स्पीड 4.7 मैक और टर्मिनल स्टेज में इसका स्पीड है 1.8 मैक। इसके अलावा अगर रेंज की बात की जाए तो पिनाका का रेंज 38 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर तक है। इसके बाद इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर नाम आता है रॉकेट लिस्ट में BM-30 स्मैश रॉकेट। ये रॉकेट मेनली सोवियत यूनियन का बनाया हुआ रॉकेट है मगर वर्तमान समय पे ये रॉकेट अपग्रेडेड और डेवलपिंग करके काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली बन चुका है जिसको नेटो और अमेरिका खुद बहुत ज़्यादा डरता है।
इसका कारण इस रॉकेट को फायर करने के बाद भी इस रॉकेट का दिशा बदल सकता है और ये रॉकेट काफ़ी ज़्यादा एडवांस रॉकेट कहा जाता है। कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट इसको फ्लाइंग कॉम्बैट यूएवी भी कहता है। सबसे पहले 2005 में इंडिया ने 38 यूनिट रॉकेट का डील किया था रसिया से। उसके बाद 2007 में 42 यूनिट रॉकेट का डील साइन हुआ था। फाइनली 2012 में इंडिया और रसिया के बीच एक डील साइन हुआ था, जहां पे इंडिया रसिया से लाइसेंस लेकर ये रॉकेट खुद इंडिया में ही बना रहा है। और वर्तमान समय के अनुसार एक्सपेक्ट किया जाता है इंडिया के पास 162 बैटरी यूनिट इस BM-30 रॉकेट मौजूद है, जहां पे एक्सपेक्ट किया जाता है 800 से भी ज़्यादा लॉन्चर मौजूद है। गाइस, इस BM-30 स्मैश रॉकेट का मास वेट है 800 kg और जहां पे इसका रेंज 90 kg और इसका कैलिबर है 300 mm और ये 240 kg तक वारहेड पेलोड कैरी करने में कैपेबल है। इसके अलावा इसमें क्लस्टर म्यूनिशन और एंटी टैंक गाइडेड हीट, HE, पेनिट्रेशन, फ्रैगमेंटेशन जैसा वारहेड कैरी करने में कैपेबल है। इसके अलावा बहुत जल्द इंडियन रॉकेट आर्टिलरी में पिनाका मार्क 3 रॉकेट शामिल होने जा रहा है, जिसका रेंज होगा 120 किलोमीटर। गाइस, इसके बाद सीधा चलेंगे इंडियन मिसाइल की तरफ और इंडियन मिसाइल में सबसे पहले टैक्टिकल मिसाइल में देखेंगे कौन कौन सी इंडिया के पास टैक्टिकल मिसाइल्स है। इंडिया के पास टैक्टिकल मिसाइल्स में वर्तमान समय पे सबसे लेटेस्ट और सबसे शक्तिशाली मिसाइल्स मौजूद है प्रहार सीरीज मिसाइल्स। एक प्रहार मिसाइल का मास वेट है 1280 kg। ये 500 kg तक पेलोड कैरी करने में कैपेबल है और इसका मैक्सिमम स्पीड है 3 मैक 35 किलोमीटर ऊंचाई में ये उड़ने में कैपेबल है और इसका एक्यूरेसी 10 मीटर। और इस रॉकेट का सबसे खास बात है ये फैब्रिक ऑप्टिक्स, इंटरनल नेविगेशन सिस्टम और GPS और नाविक सैटेलाइट से गाइड किया गया है। और इस रॉकेट में एक्टिव होमिन राडार भी इस्तेमाल किया गया है। वारहेड में हाई एक्सप्लोसिव, क्लस्टर म्यूनिशन, न्यूक्लियर वारहेड और कन्वेंशनल वारहेड भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी तरफ प्रगति मिसाइल की अगर बात की जाए तो ये प्रहार मिसाइल का एक अपग्रेडेड वेरिएंट है, जिसका रेंज 170 किलोमीटर और इसका पेलोड कैपेसिटी अनुमान किया जाता है 300 kg। और इसके बाद इस मिसाइल सीरीज का सबसे आखिरी मिसाइल से प्रनास मिसाइल्स, जिसका रेंज 200 किलोमीटर तक है और इसको 300 किलोमीटर तक एक्सटेंड किया जा सकता है। पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है 200 kg तक। दूसरे देश के पास जो 120 से लेकर 150 किलोमीटर तक जो रॉकेट सीरीज है, उस रॉकेट को और इंडियन प्रहार मिसाइल सीरीज को अगर कंपेयर करोगे तो देखोगे इंडियन प्रहार मिसाइल काफी ज्यादा बेनिफिट और काफी ज्यादा सस्ता और काफी ज्यादा इफेक्टिव साबित होगा इंडियन एनिमी के अगेंस्ट में। गाइस, इस रॉकेट फोर्स में मिसाइल सीरीज में दूसरा सबसे बड़ा नाम आता है पृथ्वी मिसाइल सीरीज, जो इंडिया का सबसे पहला मिसाइल प्रोग्राम है। ये एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्राम है और इसके साथ ये एक हेवी वेट वारहेड पेलोड कैरी करने की कैपेबिलिटी वाला मिसाइल्स प्रोग्राम है। इसलिए इस मिसाइल सीरीज को एक स्ट्रैटेजिक मिसाइल भी कहा जाता है। पृथ्वी-1 का मास वेट है 4400 kg, जहां पे पृथ्वी-1 ये मिसाइल 1000 kg तक पेलोड कैरी करने में कैपेबल है और इसका एक्यूरेसी है 50 मीटर और इसका रेंज 150 किलोमीटर। और इस मिसाइल में इंटरनल नेविगेशन सिस्टम को इस्तेमाल किया गया है, जिसके वजह से इस मिसाइल का गाइडेंस सिस्टम और भी ज़्यादा शक्तिशाली है। और वारहेड में हीट, पेनिट्रेशन, क्लस्टर म्यूनिशन, फ्रैगमेंटेशन और न्यूक्लियर वेपन को भी इस्तेमाल किया जा सकता है वारहेड में। इसके बाद में आता है इस मिसाइल का दूसरा वेरिएंट पृथ्वी-2, पृथ्वी-1 से काफ़ी अपग्रेडेड और मॉडर्न वर्जन कहा जाता है, जिसका मास वेट 4600 kg और इसका रेंज 250 से लेकर 350 किलोमीटर तक। 250 किलोमीटर में ये 500 kg पेलोड कैरी करने में कैपेबल है और 350 किलोमीटर में ये 300 kg पेलोड कैरी करने में कैपेबल है। इसमें गाइडेंस सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है और जिसकी वजह से इसका एक्यूरेसी है 10 मीटर। इसके बाद इस मिसाइल सीरीज का सबसे आखिरी और सबसे लेटेस्ट मिसाइल का नाम आता है पृथ्वी-3, जो इस मिसाइल सीरीज को काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली बनाया है और काफ़ी ज़्यादा एडवांस मिसाइल्स में से एक है। इंडिया के पास मास वेट है 5600 kg और इसका पेलोड कैरी करने की कैपेबिलिटी है 1000 kg और ये मिसाइल 350 से लेकर 750 किलोमीटर तक मार कर सकता है और 350 किलोमीटर में ये 1000 kg पेलोड कैरी करने में कैपेबल है और 600 किलोमीटर में 500 kg और 750 किलोमीटर में 250 kg तक पेलोड कैरी करने में कैपेबल है और इस मिसाइल का एक्यूरेसी है 25 मीटर। गाइस, इस पृथ्वी मिसाइल का एक एयर डिफेंस वर्जन भी इंडिया के पास मौजूद है। तो गाइस, सोच सकते हो ये मिसाइल कितना ज़्यादा शक्तिशाली है। इंडिया ने एक और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को स्टार्ट किया है, जो इंडिया को काफ़ी ज़्यादा सक्सेस दे चुका है, जहाँ पे प्रहार और पृथ्वी मिसाइल का एक्सपीरियंस इस मिसाइल में इस्तेमाल किया गया है और वो मिसाइल से प्रलय मिसाइल
प्रलय मिसाइल एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इस टोटल वजन में प्रलय मिसाइल का लॉन्ग रेंज में वजन है 4900 केजी और शॉर्ट रेंज में 5500 केजी। प्रलय मिसाइल टोटल 1000 केजी पेलोड कैरी करने में कैपेबल है। इसका रेंज 300 से 550 किलोमीटर तक है और इसको 650 किलोमीटर तक एक्सटेंड किया जा सकता है इसका रेंज। मगर प्रलय मिसाइल में पिछले 2 मिसाइल सीरीज के मुकाबले में काफ़ी शक्तिशाली गाइडेंस सिस्टम को इस्तेमाल किया गया है और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर काउंटर में भी काफ़ी डेवलप किया गया है, इसलिए इसका एक्यूरेसी 10 मीटर है। और प्रलय मिसाइल का स्पीड है 4.5 मैक और इसका एल्टीट्यूड रेंज है 50 किलोमीटर। गाइस, अब तक जिन सभी मिसाइल के बारे में आपको कह रहा था ये सभी बेसिकली एक बैलिस्टिक मिसाइल से, मगर इस बार जिस मिसाइल के बारे में आपको कहने जा रहा हूँ ये ना कोई बैलिस्टिक मिसाइल है ना कोई क्रूज मिसाइल है। ये दोनों मिसाइल का कैरेक्टर मिलाकर एक अलग सा कॉम्बिनेशन का मिसाइल बनाया गया है। जो इस टाइप का मिसाइल दुनिया कुछ ही देश बना पाया है जिसमें इंडिया शामिल है। और एक बात कहना चाहूँगा, इस मिसाइल को बनाने में अभी तक पाकिस्तान नाकाम रहा है और ये एक एडवांटेज होगा इंडियन रॉकेट फोर्स के लिए। गाइस, मैं कहने जा रहा हूँ इंडियन सौर्य मिसाइल के बारे में। ये एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है और ये एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल भी है। इस मिसाइल का सबसे खासियत है इसका वारहेड एक ग्लाइड व्हीकल है। एक ग्लाइड रूट की तरह अपने टारगेट को एंगेज करने में कैपेबल होगा, इसलिए एनिमी की राडार और एनिमी की एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में ये मिसाइल काफी ज्यादा माहिर होगा। और इस मिसाइल का रेंज 700 से 1900 किलोमीटर तक है और ये मिसाइल 1000 पेलोड कैरी करने में भी कैपेबल है। ये 2 स्टेज मिसाइल है और इस मिसाइल का स्पीड 7.5 मैक और इसका एक्यूरेसी अगर कहा जाए तो 20 से 30 मीटर। और इस मिसाइल का मास वेट 6200 केजी से लेकर 6800 केजी तक। दूसरी तरफ अगले में जिस मिसाइल के बारे में कहने जा रहा हूँ ये इस लिस्ट का सबसे हेवी वेट और स्ट्रेटेजिक मिसाइल है और ये आप सभी ने सुना होगा अग्नि मिसाइल और अग्नि मिसाइल सीरीज को। मैं कहने जा रहा हूँ अग्नि 1 मिसाइल के बारे में। ये अग्नि 1 मिसाइल इन रॉकेट फोर्स में सबसे पहले शामिल होने का चांसेस है क्योंकि यह एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका रेंज 700 से 1200 किलोमीटर है। और ये 12000 केजी वाला अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल 2500 से लेकर 3000 केजी पेलोड कैरी करने में कैपेबल है। स्पीड 7.5 मैक। गाइस, इस तरह का मिसाइल अब तक इंडिया के पास 300 से 350 यूनिट मौजूद है। तो गाइस, ये था इंडियन रॉकेट फोर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और साथ ही इंडियन रॉकेट फोर्स में प्राइमरीली कौन सी वेपन ऐड होने वाला है उस वेपन के बारे में थोड़ा सा जानकारी। तो गाइस, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और इतना देर तक देखने के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू वेरी मच। और इस चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।